आई एम सॉरी पापा, मैं इस साल भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। ये लास्ट वर्ड थे 21 साल के भरत ने, जिसने कुछ ही दिन पहले कोटा में फांसी लगा के अपनी जान दे दी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो नीट एग्जाम में तीसरी बार भी फेल हो गया और उससे ये हार बर्दाश्त नहीं हुई। और ये कोई ऐसा पहला इंसिडेंट नहीं है। इनफैक्ट एक सिंपल गूगल सर्च से हमें ऐसे सैकड़ों हजारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें स्कूल एंड कॉलेज जाने वाले कई स्टूडेंट्स इंडिया के सो कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल होकर अपनी जान ले रहे हैं। अब इमेजिन करो कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूरी साल मेहनत करते हैं, एग्जाम भी क्लियर करते हैं और हमें टॉप की रैंक भी मिलती है, बट इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हमको अपने पसंद का कॉलेज ना मिले तो कैसा लगेगा। और इस साल यही हुआ नीट के एग्जाम में, जहां पर 67 लोगों का रैंक 1 आ गया। अब ऑब्वियसली ये एग्जाम दोबारा से होगा, लेकिन फिर भी इन लोगों को इंडिया का बेस्ट कॉलेज एम्स दिल्ली नहीं मिल पाता, क्योंकि एम्स दिल्ली में ओपन कैटेगरी में है 48 सीट्स और ये टॉपर्स हैं 67। अब लेट्स इमेजिन कि हमें हमारे चॉइस की इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज मिल भी जाता है और हम अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाते हैं, बट इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हमारी अच्छी जॉब लगेगी। और ये मैं नहीं, ये रिपोर्ट बोल रही है, जिसका मानना है कि इंडिया में 80% यानी हर 10 में से 8 इंजीनियर्स बीटेक या एमटेक करने के बाद भी अनएम्प्लॉयबल हैं, क्योंकि इनमें जॉब करने के लिए रियल लाइफ स्किल्स ही नहीं है। और इवन कई न्यूज रिपोर्ट्स ऐसी हैं जहां इंजीनियर्स और इवन पीएचडी होल्डर्स भी पीएन या इवन पोस्टमैन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और इतनी ज्यादा कंपटीशन और इतनी ज्यादा पढ़ाई करने के बाद भी आज तक सिर्फ 9 इंडियंस ने नोबेल प्राइज जैसे अवार्ड जीते हैं। जहां यूएसए जैसी कंट्रीज, जिसकी पॉपुलेशन इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है, वहां पर 400 से भी ज्यादा विनर्स हैं। अब इन सब के पीछे का रीजन है हमारा बेकार इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इसके बहुत से रीजन हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन है कॉलोनियल लीगेसी। सबसे पहला रीजन हमारी हिस्ट्री में ही है, और ये कहानी शुरू होती है मैकॉले नाम के एक इंग्लिश ऑफिसर से, जो 1834 में जब इंडिया आया तो उसने देखा कि यहाँ ऑलरेडी कई सारे ट्रेडिशनल स्कूल्स और गुरुकुल्स चल रहे हैं और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम तब इंग्लैंड से काफी ज्यादा अच्छा था। बट मैकॉले और उनके जैसे ब्रिटिशर्स का एक ही एम था, किसी भी तरह इंडियंस को उनके रूट्स और एजुकेशन से अलग करना और उनमें जो भी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको खत्म कर देना, ताकि अंग्रेज इंडियंस पर आराम से रूल कर पाए। और इसी रीजन की वजह से 1835 में मैकॉले ने मैकॉलेज मिनट निकाला, जिसका एम था 1 इंडिया के सभी ट्रेडिशनल स्कूल्स को बर्बाद कर देना, 2 इंडिया में नया इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लॉन्च करना और इसके थ्रू इंडियंस को पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करके इंग्लिश गवर्नमेंट का लिटरली नौकर बना देना। इवन मैकॉले का खुद का कहना था, मेरे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक ही एम है, करोड़ों इंडियंस पर राज करने के लिए एक ऐसा नया क्लास तैयार करना जो कि देखने में इंडियंस हो, बट अपने सोच, पर्सनैलिटी और एटीट्यूड में वो बिल्कुल इंग्लिश लोगों की तरह बिहेव करे और अपने इंग्लिश ऑफिसर्स को ब्लाइंडली फॉलो करे, इवन कि इसके लिए उन्हें खुद के देशवासियों के अंग्रेज ही क्यों न जाना पड़े। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे, बट भला एक एजुकेशन पॉलिसी से क्या होता है, इतने सारे इंडियंस ऐसे थोड़ा ना ब्रेन वॉश हो जाएंगे और ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। तो इसका जवाब हमें 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में मिलता है, जहां सिर्फ 40,000 ब्रिटिश ऑफिसर्स ने हजारों लाखों फ्रीडम फाइटर्स को हरा दिया और करोड़ों इंडियंस पर एक तरफा रूल किया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके पास लाखों इंग्लिश एजुकेटेड ऑफिसर्स और सोल्जर्स थे, जिनको स्कूल्स और कॉलेजेस में इस तरीके से ट्रेन किया गया था कि वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल रहे और इवन खुद के देश के अंग्रेज भी उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें। और यही रीजन है कि एक टाइम पे इंग्लिश टू इंडियन रेशो 1:4000, यानी हर एक ब्रिटिश के बदले 4000 इंडियंस होने के बावजूद भी अंग्रेजों ने हम इंडियंस पर ऑलमोस्ट 200 सालों तक राज किया। बट ये प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। सेकंड रीजन आता है आउटडेटेड करिकुलम। अब हम में से कई लोग बोलेंगे, मैकॉले की इस एजुकेशन पॉलिसी से आज के एजुकेशन को क्या लेना देना, बट रियलिटी ये है कि इतने सालों बाद भी हम वही करिकुलम, वही पैटर्न ऑफ स्टडी फॉलो कर रहे हैं जो कि हम अंग्रेजों के टाइम पर फॉलो करते थे। फॉर एग्जांपल, इस न्यूज के अकॉर्डिंग कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस पिछले ऑलमोस्ट 40-50 सालों से अपडेट ही नहीं किए गए। मतलब ये स्टूडेंट्स अब भी वही सेम चीजें पढ़ रहे हैं जो कि आज से 40-50 साल पहले हमारे बुजुर्ग इंजीनियर्स पढ़ते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत रत्न प्रोफेसर एंड साइंटिस्ट CNR राव सर कहते हैं कि इंडिया में 90% यूनिवर्सिटी का सिलेबस आउटडेटेड है और इन्हें अपडेट किया ही नहीं जाता। इवन कई सारी चीजें जो कि हम ब्रिटिशर्स के टाइम पर फॉलो करते थे, जैसे कि बिना किसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस के कॉन्सेप्ट को समझना, ये हम आज भी ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। अब
देखो हमें से बहुत से लोग 12th पास कर चुके होंगे और इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पर लिए गए डिसीजन हमारी लाइफ को शेप करेंगे। तो हमें एक ऐसा कॉलेज चाहिए जहाँ रट्टा नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। हमें एक ऐसा कॉलेज चाहिए जिसका करिकुलम इंडस्ट्री रेलिवेंट हो, जहाँ पर फर्स्ट ईयर में ही हमें कोडिंग के फंडामेंटल सिखाए जाए, एआई वर्कशॉप हो और हर कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली सिखाया जाए। एक ऐसी जगह जहाँ इंडस्ट्री के जायंट खुद आकर पर्सनली हमें मेंटर करें और एक्सपोजर के लिए मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप भी मिले। एक ऐसा कॉलेज जो हमें इंटरनेशनल टेक कॉन्फ्रेंसेस जाके इंडस्ट्री ट्रेंड समझने का मौका दे, स्पेशली यूएसए में सिलिकॉन वैली या फिर सिंगापुर। अब ये सारी चीजें एक रैंडम कॉलेज में मिलना तो मुश्किल है, लेकिन एक ऐसा कॉलेज है जो अपने ग्लोबल बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और एआई में हमें ये मौका देता है। इसका नाम है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी और इनका सक्सेस इनके स्टूडेंट अचीवमेंट्स में ही दिखता है। इनके एडवांस करिकुलम और नेक्स्ट लेवल अचीवमेंट की वजह से विद इन 1 ईयर इस कॉलेज की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि दिल्ली कैंपस के साथ साथ पुणे में डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करके एक न्यू कैंपस खोला है, जहां एक स्टूडेंट ने गूगल एसओसी का 1.25 लाख का इंटर्नशिप क्रैक किया है। दूसरी स्टूडेंट यूरोप जा रही है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए विकिमीडिया हैकाथॉन में। साथ ही यहाँ की काफी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में ही 30,000 रुपए पर मंथ का एवरेज स्टाइपेंड वाली इंटर्नशिप क्रैक कर पा रही है। तो हम अभी इनके एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी क्लोज होने वाली है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट रीजन आता है हर्ड मेंटालिटी। इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो यूपीएससी एग्जाम की है जो कुछ ही दिन पहले कंडक्ट किया गया था। इसमें एक लड़की एग्जाम में लेट हो जाती है, जिसकी वजह से इसे एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलती। इसकी वजह से इसके पेरेंट्स रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इवन इनकी माँ वहाँ पे बेहोश होकर जमीन में गिर जाती है। यहाँ तक कि इन जैसे कई लोगों ने कमेंट किया, तो क्या हो गया, एग्जाम मिस हो गया तो ये पेरेंट्स इतना प्रेशर क्यों ले रहे हैं? इंडियन पेरेंट्स समझते क्यों नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक ना कर पाने का मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया ही हमारी खत्म होगी हो। इस चीज का सबसे बड़ा रीजन है हर्ड मेंटालिटी, यानी कि हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी को ये लगता है कि हमारे पास करियर बनाने के लिए सिर्फ कुछ ही ऑप्शंस हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या फिर आईएएस ऑफिसर। और इसी प्रेशर में कई स्टूडेंट्स को ना चाहते हुए भी इस रैट रेस में फंसना पड़ता है। और हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम भी स्टूडेंट की एक्चुअल लर्निंग पर नहीं बल्कि उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने पर फोकस करता है। जैसे कि इस वीडियो में जो एस्पिरेंट आपको दिख रहे हैं वो एग्जाम की तैयारी पिछले 2 या 4 साल से नहीं कर रहे, पिछले पूरे 27 साल से वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इवन इस दूसरी वीडियो को देखिए जहाँ पर ये आदमी कह रहा है कि जब इसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की थी तो ये सिर्फ 18 साल का था और अब ये 30 साल का हो गया और इसके बावजूद इसे आज तक कोई नौकरी नहीं मिली। फोर्थ आता है मगिंग अप कल्चर। हमें से कई लोगों ने 3 इडियट मूवी का ये फेमस सीन तो देखा ही होगा, जहां आमिर खान जब मशीन की प्रैक्टिकल डेफिनेशन देता है तो उसे डिस्करेज करके क्लास से बाहर निकाला जाता है, और वहीं जब दूसरा लड़का रट्टे वाला आंसर देता है तो उसका टीचर उसे शाबाशी देता है। और ये रट्टा मारने वाला कल्चर मूवी से भी ज्यादा हमें इंडिया में रियल लाइफ में दिखता है, जो कि बाकी कई कंट्रीज में नहीं होता। जैसे कि इस वीडियो को देखिए जहां MIT यूएसए के ये प्रोफेसर बिल्कुल ही प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल के साथ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को ऐसे समझा रहे हैं जैसे किसी भी बच्चे को समझ आ जाए। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया के कॉलेज में इतने बोरिंग तरीके से पढ़ाया जाता है कि यहाँ पर कई स्टूडेंट बोर होकर सो रहे हैं और उनके पास रट्टा मारने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। इसके अलावा इंडिया के कई जगह पर टीचिंग क्वालिटी इतनी खराब है कि कई टीचर्स को बेसिक स्पेलिंग तक नहीं पता, यहाँ तक कि अपना नाम तक लिखना नहीं आता। इन सब का रिजल्ट ये है कि जब इस टॉपर स्टूडेंट से ये पूछा गया कि पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ाते हैं तो इसने रिप्लाई दिया कि इसमें खाना बनाना सिखाया जाता है। ऑब्वियसली बाद में ये फेक टॉपर निकली। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं कि कई स्टूडेंट्स टीचर से डाउट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन पूछने की हिम्मत भी नहीं रखते। यहाँ तक कि कई फेमस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को हम सिर्फ तभी पास कर सकते हैं जब तक उसका हमने कुछ सिलेबस लिटरली रट ना लिया हो। इवन इस सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में 75% स्कूल का फोकस प्रैक्टिकल एजुकेशन देना नहीं होता, बल्कि यहाँ सिर्फ थ्योरी और रट्टे पर स्टूडेंट को एनकरेज किया जाता है। इस एक्सेल शीट को देखिए, ये सारी लिस्ट है जिन्होंने वीडियो एडिटर के लिए हमारे यहाँ पर अप्लाई किया था, और इसमें रेड कलर का मतलब है कि ये लोग हमारे यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि इन सब में वो लेवल ऑफ स्किल नहीं थी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और इस लिस्ट में जो ग्रीन है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिलेक्ट हो गए, इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हुए। देखिए बहुत से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं जिनको सिंपल स्विच लगाने नहीं आता, बहुत से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं जिन्हें नॉर्मल प्रोग्राम लिखने नहीं आता। अब सिर्फ डिग्री अगर आप सबको दे दोगे इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे इंजीनियर्स बन गए। जैसे कि अभी हाल ही में इस न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग TCS में 80,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज खाली है। इसलिए नहीं कि TCS के पास सैलरी के लिए पैसे नहीं है, बल्कि इसका रीजन ये है कि TCS को रिक्वायर्ड स्किल वाले इंजीनियर्स ही नहीं मिल रहे, जबकि वो जब भी किसी नए इंजीनियर्स को हायर करते हैं उसके बाद अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देते हैं। लेकिन कई इंजीनियर्स का लेवल इतना भी नहीं है कि वो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी उस इंजीनियर को हायर कर पाए।
अब इन सारे रीजन का रिजल्ट ये होता है कि हम इंडियंस जब तक अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं तब तक हमें ऐसा ट्रेन कर दिया जाता है कि हम एज अ रोबोट बस ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं और हमें से मैक्सिमम लोगों की क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी होती है। इसी टॉपिक पर फेमस ऑथर केन रॉबिन्सन ने इस वायरल टेड टॉक में कहा कि कैसे स्कूल्स ही सबसे बड़ा रीजन है जहां लोगों की क्रिएटिविटी को लिटरली मार दिया जाता है। इसका एविडेंस देने के लिए केन एक 8 साल की बच्ची गिलियन का एग्जाम्पल देते हैं। गिलियन के स्कूल के कई टीचर्स का मानना था कि गिलियन एक प्रॉब्लमेटिक लड़की है जिसमें कई कमियां हैं और इवन कि वो स्टिल बैठकर एक जगह कॉन्सेंट्रेट तक नहीं कर पाती और पढ़ाई नहीं कर पाती। यही बात जब टीचर्स ने गिलियन के पेरेंट्स को बताई तो वो काफी टेंशन में आ गए। गिलियन की मदर उसे सीधा डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर प्लीज मेरी बेटी को चेक करो, ये कभी भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकती, इसको कोई मेंटल डिजीज तो नहीं है। डॉक्टर ने गिलियन को काफी देर तक चेक किया और फिर उसके पेरेंट्स को बुलाकर गिलियन के सामने बिठाया और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के डॉक्टर ने उनके सामने ही रेडियो पर एक गाना बजा दिया। और इससे पहले कि गिलियन के पेरेंट्स सोच पाते कि ये क्या चल रहा है, अगले ही मोमेंट गिलियन खड़े होकर बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से डांस करने लग गई और ये देखकर उसके पेरेंट्स शॉक्ड हो गए। तभी डॉक्टर ने उसके पेरेंट्स से कहा, गिलियन को कुछ नहीं हुआ है, वो बीमार नहीं है, बल्कि वो एक टैलेंटेड डांसर है। और आज यही गिलियन एक बहुत ही सक्सेसफुल कोरियोग्राफर है हॉलीवुड में, जो कई हॉलीवुड स्टार्स के साथ काम कर चुके हैं। बट हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हर किसी की किस्मत गिलियन की तरह नहीं होती और यहाँ स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को इस तरीके से किल कर दिया जाता है कि हम लोग एमलेस हो जाते हैं और कई बार तो डिप्रेशन में चल जाते हैं। जैसे कि हाल ही में आई स्टडी के अकॉर्डिंग 30% स्टूडेंट्स एंजाइटी और डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं और उसमें मैक्सिमम लोग स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चे हैं। बट ऐसा नहीं है कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका एक सोल्यूशन हमें फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम से मिलता है। सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट तो ये है कि फिनलैंड में 16 साल तक कोई भी मैंडेटरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। इसके साथ ही फिनलैंड में अमेरिका के कंपैरेटिवली 30% कम पैसे खर्चे जाते हैं एक इंसान को एजुकेट करने के लिए, लेकिन फिर भी अमेरिका के कंपैरेटिवली 17.5% ज्यादा स्टूडेंट्स हाई स्कूल पास करते हैं। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग फिनलैंड के स्कूल्स में कोई रैंकिंग नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, ना स्टूडेंट्स के बीच में, ना कोई दो डिफरेंट स्कूल्स के बीच में। पासी सेलबर्ग जो है, जो कि पहले मैथ्स और फिजिक्स के टीचर थे फिनलैंड में और अब वो फिनलैंड गवर्नमेंट के साथ फिनलैंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और कल्चर में काम करते हैं। वो कहते हैं कि फिनलैंड में हमारा काम है स्टूडेंट को सिखाना, ना कि उनके एग्जाम्स लेना। इन शॉर्ट, अगर हमें अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो उसमें कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। रिसेंटली 2020 में एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, होपफुली उसकी वजह से कोई चेंजेस आए। अभी जो सेल्फ एजुकेशन है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है खुद को नई स्किल सिखाने का। हमसे पहले बहुत ही बड़े दिग्गज इस दुनिया में आए जिन्होंने अपना काम किताबों की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर हम एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ सेल्फ लर्निंग करना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर 300 से ज्यादा बुक समरीज आप हिंदी में और 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस में पढ़ भी सकते हैं और साथ साथ सुन भी सकते हैं। तो आई हाईली रेकमेंड कि इस ऐप को जरूर ट्राई कीजिए। अगर पसंद आए तो इसे कंटिन्यू कीजिए, वरना डिलीट कर दीजिए। आई होप ये वीडियो और इसके पीछे की मेहनत आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।